इसमें बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस किसे बोलते हैं। मेजर डिजीज से बचने के लिए कभी भी बीमारी हो सकती है, उस एक्सपेंस को फ्यूचर में वो बर्डन ना पड़े, इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ता है ताकि हमारे सेविंग्स में बर्डन का काम ना करे वो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कवरेज देता है, अलाउ करता है रीइंबर्समेंट मेडिकल या फिर सर्जिकल एक्सपेंसेस को। ये एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर में इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है, गारंटी देती है कि कंपनसेट हम करेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस का अगर कोई भी इंजर्ड या फिर एक्सीडेंट होता है ना, या फिर कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है। ठीक, तो हेल्थ इंश्योरेंस कवर हमेशा मेडिकल एक्सपेंसेस को करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, इंजरी हो गई, इन सब चीज़ों को ये कवर करता है। अब हम देख लेते हैं नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरत है। टाइम के साथ में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ने की वजह से एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है, इसकी वजह से अगर बाय मिस्टेक कोई मेजर डिजीज़ हो जाती है तो जितनी भी सेविंग्स होती है वो सब ज़ीरो हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम को प्रोटेक्ट करने में हमें हेल्प करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा है और उस एक्सपेंस को डील करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो हम ईजिली उस बीमारी से क्योर कर सकते हैं, उस डिजीज़ से, है ना। साथ साथ में ये क्या करता है, ये ओवर द पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादातर जिनके पास में पैसे हैं वही हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, बाकी डेवलप कंट्रीज़ में ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज़ देती है कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन आता है नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। पहला बेनिफिट आता है नंबर 1, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को ये बियर करता है। ठीक है, सेकंड आता है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस को ये बियर करता है, यानी टेस्ट होने से, चेकअप होने से पहले एंड चेकअप होने के बाद जितनी मेडिसिन चली हैं उन सब का एक्सपेंस ये बियर करता है। आप इसको कभी भी रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, अपर एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं होती है। आप अगर जाएँ, अगर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है तो कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, पैसे ना हो तो भी ट्रीटमेंट होता है, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करती है, मतलब पे ऑफ करती है। कोई क्लेम बोनस नहीं होता है, तो आप ईच एंड एवरी ईयर इसको बेनिफिट ले सकते हैं। मेडिकल चेकअप में इसका यूज़ किया जा सकता है। टैक्स बेनिफिट मिलता है, सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स में अलाउ है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो भी कराता है प्रीमियम उसकी जितनी पेमेंट होती है, डिडक्शंस होती है, वो उस पर टैक्स नहीं लगता है। अगर मान के चलो कोई बीमार पड़ जाता है, उसको घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस एक्सपेंसेस हैं, यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ये बियर करता है। तो हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ पॉलिसीज ऑफर्ड बाय वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, फर्स्ट आता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। ये कवर करता है इंडिविजुअल्स के मेडिकल एक्सपेंसेस को, सम एश्योर्ड होता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस हो गया या हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले का, उसके बाद का, डे केयर का, डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन का, ये सारे एक्सपेंसेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस उसे कहा जाता है जिसके अंदर में पूरी फैमिली की हेल्थ का इंश्योरेंस किया जाता है। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस जिनकी एज 60 to 75 होती है उनको किया जाता है। इसमें बेसिक उनको बीमारियों से क्योर करना हो तब होता है, स्पेसिफिक डिजीज से डील करने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इसमें वेरियस एज होते हैं वुमेन के जिसमें बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत पड़ती है। उसमें से आता है जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया, या फिर रिटायरमेंट हो गया, कवरेज हो गया, न्यूबॉर्न बेबीज हो गए, है ना, या फिर कवरेज फॉर चाइल्ड एजुकेशन हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो वुमेन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को मतलब जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया होता है उनको मेजर डिजीज़ अगर हो जाती है तो उनके घर में एक्सपेंस पेयर करना इम्पॉसिबल हो जाता है, या तो उससे डिजीज़ पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर उसे अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़ता है। तो उनमें से कुछ जैसे डिजीज़ है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, पैरालाइज हो गया, कैंसर हो गया, या फिर रेनल फेलियर हो गया, ये सारे के सारे ऐसे बिल्स हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पे करता है। डिजीज स्पेसिफिक हेल्थी प्लान्स वो होते हैं, बेसिकली उनके लिए होता है जिनकी फैमिली में ना जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। ठीक है, जैसे किसी को अगर मतलब डायबिटीज़ है किसी के पेरेंट्स को, है ना, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी था, और फिर ये जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गई, तो डिजीज स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक डिजीज जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है उसमें यूज़ होता है। टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस, जब आपको नीड हो तब आप डिफरेंट केसेस में इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हमने जितने भी प्लान्स पढ़े हैं वो सब के बारे में वन लाइनर में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस किसे बोलते हैं। हम जानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी फिजिकल गुड्स में और इक्विपमेंट में काउंट की जाती है। इसका भी लॉस हो जाता है कभी कभी, हम ऐसे नहीं कह सकते चोरी हो सकता है ना, बट यस हम ऐसा कह सकते हैं कि आग लगना या फिर नेचुरल क्लैमिटीज़ का आ जाना, ये सब चीज़ें हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज या फिर इनअप्रोप्रिएट कर सकती हैं। तो इस रिस्क से बचने के लिए हमें पॉलिसी लेना पड़ता है जिसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं।
रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर आपको रिप्लेस करना हो प्रॉपर्टी है तब कॉस्ट को बियर करता है, एक्चुअल कैश वैल्यू जितनी है ये उस पर पेमेंट करके मिलता है। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पहला आता है होम ओनर इंश्योरेंस, जो ओनर है उस वो करवाता है अब ताकि उसके फाइनेंशियल लॉसेस ना हो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो। रेंटल इंश्योरेंस इसलिए किया जाता है ताकि अगर आप रेंट पे दो तो रेंट पे देने के बाद में बेसिक चीज़ें जो होती है वो उन्हीं की रहे और बाकी हमें रेंट से मतलब हो। फायर इंश्योरेंस, आग लगने की वजह से जितनी भी चीज़ों की डैमेज हो उनका इंश्योरेंस कराना हो गया। कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे आप वेयर हाउस है, आपका ऑफिस है या फिर रिटेल स्टोर है, ठीक है, ये सारे फैक्ट्रीज हो गया, इनका इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है ताकि इनसे आप इन लॉस से बच सकें। नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस हम देख चुके हैं कि अगर किसी भी तरीके की अनहोनी हो जाती है जो बाय गॉड होती है उन सब की इंश्योरेंस भी कराना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्टल इन लाइफ इंश्योरेंस। ये प्रोवाइड करता है हाई प्रीमियम रिटर्न्स देता है प्रीमियम्स पे, ठीक है, कवरेज बहुत ज़्यादा होता है, एश्योर्ड अप्रॉक्सीमेट मैक्स टू मैक्स 50 लाख तक कवर किया जाता है। PLI सबसे ओल्डेस्ट है पूरे कंट्री में हमारे इंडिया के, ये फैब फर्स्ट 1884 में प्रोग्राम हुआ था, इनिशिएट हुआ था और ये वेलफेयर प्रोग्राम है पोस्टल सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ, अगर इसकी बात करें हम तो फर्स्ट आता है हम बेनिफिशियरी चूज कर सकते हैं, नॉमिनेशन फैसिलिटी है, अगर 1 साल से 4 साल से ज़्यादा अगर हमने पेमेंट कर दिया है, पॉलिसी को भर दिया है तो लोन फैसिलिटी हमें मिल सकती है, हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं अगर बाय मिस्टेक हमसे ओरिजिनल खो जाते हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉलिसी को, लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को कन्वर्ट करके एंडोमेंट पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है, ये टैक्स एग्जम्पशन है ना, अंडर 88 इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में ये लोन असाइन करता है, इसे कन्वर्ट करा सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। इसका प्रोसेस ट्रांसफरिंग का इंडिया में विद इन इंडिया फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। पासबुक फैसिलिटी मिलती है जिसमें प्रीमियम की पेमेंट्स, लोन ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एनुअल, हाफ ईयरली या फिर मंथली प्रीमियम ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इंसेंटिव्स मिलता है एडवांस पेमेंट पे, अगर मान के चलो आपने 6 महीने का एडवांस पेमेंट कर दिया है ना, तो 6 मंथ का आपने जो एडवांस पेमेंट किया है तो उसके ऊपर में आपको इंसेंटिव मिलेगा, वो 1% हो सकता है, ठीक है। और ये स्कीम की जब हम बात करते हैं तो ये क्लेम्स को प्रोसेस, मतलब इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है। नेक्स्ट है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये कंट्री में ऑफर करता है हाईएस्ट रिटर्न लोएस्ट प्रीमियम पे, ठीक है, ज़्यादा रिटर्न्स है बट प्रीमियम जो पे करना होता है वो बहुत ही कम है। ये गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, मिलिट्री के लिए है, स्कूल स्टाफ के लिए हो गया, बैंक्स है जो नेशनलाइज बैंक है उनके गवर्नमेंट उनके एम्प्लॉयज़ हो गए या फिर लोकल सिविक ग्रुप्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ भी इसको अवेल कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, नॉमिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लोन के लिए अवेलेबल होता है, डॉक्यूमेंट पॉलिसी बॉन्ड इसमें अवेलेबल हो जाता है। अगर किसी भी तरीके का लैब से कोई अगर एक आध प्रीमियम रुक जाए तो उसके बाद में हम इसे रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है, इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंडोमेंट इंश्योरेंस टू होल लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे ना डिफ्रेंशिएट दिया है पॉलिसी के नेम के बेस पे, तो इसको आप एक बार बस रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेंशन प्लान। पेंशन प्लान का मतलब क्या है, ये स्कीम है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कवर दोनों देता है, ठीक है। कल को इंसान अगर रिटायरमेंट लेना चाहे वक्त से पहले तब ये ले सकता है, तो इसका एक एग्जांपल है PPF है जो पॉपुलर है हमारे इंडिया के अंदर में, ठीक है। इसके टाइप्स ऑफ देखते हैं, NPS हो गया, NPS में हम ये देखते हैं कि डेब्ट और इक्विटी में प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। PPF में 15 सालों तक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, ठीक है, ईयरली 1.5 लाख तक ही मैक्स टू मैक्स भर सकते हैं। इसमें डिडक्ट टैक्स की डिडक्शन होती है सेक्शन अंडर 80C 1961। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो जितना एम्प्लॉय है जितना अमाउंट करता है उसकी सैलरी में से उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर को भी पे करना होता है EPF अकाउंट में, ठीक है, ये भी टैक्स डिडक्शन के अंडर में आता है। नेक्स्ट एन्युटी प्लान्स विद इंश्योरेंस कवरेज, इसमें लमसम अमाउंट की बात की जाती है। डेफर्ड एन्युटी उसे कहा जाता है जो हेल्प करे डेवलप होने में फंड फॉर रिटायरमेंट के लिए। इमीडिएट एन्युटी उसे कहते हैं जो लाइफ लॉन्ग हो, है ना, जो इनकम की गारंटी देता हो। पेंशन प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं, पहला तो ये गारंटी इनकम देता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने पे किया है तो आपको पता है फिक्स टाइम पीरियड के बाद में आपको इतने अमाउंट मिलने लग जाएगा। टैक्स एफिशिएंसी है, बहुत सारे टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं, ATCC डिडक्शन मिलती है, ATC की डिडक्शन मिलती है, ठीक है। देन लिक्विडिटी, आप जब आपका मन करे रिटायरमेंट के टाइम के बाद में आप तब इसको विड्रॉ करा सकते हैं इसलिए। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP, ये मल्टी फेसेड प्रोडक्ट होता है जो ऑफर करता है इंश्योरेंस कवरेज एंड साथ साथ में इक्विटी और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर को।
इसे अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए हो गया, या फिर रिटायरमेंट इनकम लेने के लिए हो गया, या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए हो गया। तो इसके टाइप में फर्स्ट देखते हैं, अगर हाई रिस्क लेना है तो इक्विटी में होगा, है ना, स्टॉक्स में होगा। अगर लो रिस्क लेना है तो या फिर इनकम फिक्स इंटरेस्ट होगा, बॉन्ड्स में आप कर सकते हैं, कैश फंड में कर सकते हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट्स वगैरह करके। ये बैलेंस करके चलता है ना कि डाइवर्सिफाइड करके। अगर आपको मिनिमम आप रिस्क को बियर कर सकते हैं तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो आप म्यूचुअल फंड में करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव के बेस पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट आता है टू फंड योर चाइल्ड्स एजुकेशन, है ना। बच्चों की एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर में। कॉन्टीन्यूस एसेंशियल चीज़ों को बाय करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग वेल्थ, वेल्थ के पॉइंट्स में आता है कि आप लाइफ स्टेज बेस्ड कर सकते हैं, नॉन लाइफ स्टेज बेस्ड कर सकते हैं, कि आपको अगर लाइफ के अलग अलग एज में क्या चाहिए। गारंटी नॉन गारंटी के बेसिस पे कर सकते हैं, आपको सिंगल प्रीमियम देना है या रेगुलर प्रीमियम देना है उसके बेसिस पे हो सकता है। रिटायरमेंट के बेसिस पे हो सकता है, मेडिकल और पर्सनल इमरजेंसीज के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है दोनों के बीच में, UILP और म्यूचुअल फंड। तो ULIP की जब हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों है। म्यूचुअल फंड क्या है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। ULIP की बात करते हैं, फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन है, साथ में प्रोवाइड करता है लाइफ इंश्योरेंस। म्यूचुअल फंड क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए, नियर फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए। टैक्स बेनिफिट ATC की डिडक्शंस होती हैं, बट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म गेन अगर हो जाए, शॉर्ट टर्म गेन मतलब 12 महीने से पहले अगर आप उसको विड्रॉ कराते हैं तो आपको 15% देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म गेम्स में आपको 10% देना पड़ता है, शेयर्स में, ठीक है। बट अगर डेप्ट में हो तो वही 20% के आसपास देना होता है। लॉक इन पीरियड उसमें 5 साल होता है, म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। रिस्क कवर की अगर हम बात करें, इसमें पॉलिसी होल्डर के प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, बेनिफिशियरी के अकाउंट में उसमें ट्रांसफर कर दी जाती है, नॉमिनी के अकाउंट में, म्यूचुअल फंड के केस में। दैट्स इट, ये हमारा था यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 2।